हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 67 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो। और इसके अलावा जो आप सभी को पता है कि 67 के बाद वाला जितना भी बीपीएससी का पेपर है हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा तो टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे जो सारा जितना भी पीडीएफ है, चाहे वो जितना भी वीडियो हो उसका पीडीएफ, फिर उसके अलावा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड पीडीएफ और बिहार दरोगा के भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पीडीएफ आप लोग को मुफ्त में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, तो दर्पण का प्रकार जो है वह अवतल दर्पण होगा। और कारण क्या है कि आप सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है यह वास्तविक और उल्टा के साथ साथ यह सीधा भी बनता है, बस वस्तु के बराबर आकार में, वस्तु से बड़े आकार में और वस्तु से छोटा भी बनता है। तो ये सारा ही जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, तो उसका कारण क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो जब पंखा चलता है तो हमारा जो पसीना है वो तेजी से वाष्पित होता है, जिस कारण से हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है और हमें आराम की अनुभूति होती है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो यह जो है प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि अगर इसमें जो है कलर की कोई बात होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में था कि सूर्य उगने और सूर्य जब उगता है उगने से पहले और सूर्य डूबने से पहले लाल रंग का दिखाई पड़ता है, या फिर जो है आकाश नीला, समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। तो ये सारा ही जो है वह प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो सभी को पता होगा कि यह जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित इसलिए क्योंकि जब नियंत्रण में होगा तो वो रिएक्टर, और आप लोग को पता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है वो संतुलित या फिर नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है, यानी कि उसको जो है हम लोग नियंत्रित करके रखते हैं, जिससे हमें क्या हो, निश्चित तौर पे ही उसका जो चेन रिएक्शन है वो हो पाए। और जैसे ही ये अनियंत्रित होगा तो इसका जो है विध्वंस प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये पे बम है तो आप लोग को पता है कि ये कभी भी शांति के लिए तो बना नहीं होगा। तो इसीलिए जो है इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। और संलयन आप सभी को पता है कि जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो वह संलयन आएगा। और यही जब बड़ा नाभिक आपस में छोटा छोटा टुकड़ों में विखंडित हो जाएगा तो वह विखंडन कहलाएगा। तो ये भी आप लोग को पता होगा। और आपको साथ में ये भी पता होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन बम है इसकी खोज जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और परमाणु बम जो है वह विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और इसको खोज जो है ओपेनहाइमर के द्वारा की गई थी। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और साथ में हम सभी को पता है कि जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इस पे जो है जल जो है भाप बनने लगता है या बॉयल होने लगता है। और ये भी आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर खाना आप लोग कभी बनाए होंगे तो वहाँ खाना लेट से बनता है। कारण क्या है कि एक तो दबाव कम होता है और ऊपर से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से उसमें क्या करते हैं कि नमक मिलाते हैं, जिस कारण से खाना जल्दी मिलता है। और इसका कारण आप लोग को पता है कि अगर जल में जो है अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसका गलनांक है वह घट जाएगा। और इसी कारण से जब बर्फ जमाया जाता है तो उसमें नमक मिला दिया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान जो है वह बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी
सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, तब जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत देखना है। तो यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध का नहीं बल्कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की जो गेंद है निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। तो इसमें जो है तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, और आप सभी को पता होगा कि जब भी अगर निर्वात की बात किया जाए, निर्वात जैसे ही होगा तो कोई भी वस्तु हो वह जो है समान वेग से ही गिरेगा धरती पे, लेकिन जैसे ही अगर हवा की उपस्थिति है तो जो वस्तु जितना भारी होगा, यानी कि जितना उसमें वेट होगा उतना वो पहले गिरेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, तो इस घटना का कारण क्या है। तो यह जो है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण है। और व्यतिकरण आपको पता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंग है और वो एक ही माध्यम में एक दिशा में जब गमन करेगी तो उसके गमन के कारण क्या होगा कि किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता अधिक होगी और किसी बिंदु पे उसकी कम हो जाएगी। तो प्रकाश का जो ये गुण है वह व्यतिकरण कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो आप सभी को पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है द्रव्यमान संख्या, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो आप सभी को पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है, तो ये भी आपको पता है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो हमारी परमाणु है उसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर की होती है, और वहीं अगर देखेंगे नाभिक के केंद्र का त्रिज्या तो 10⁻15 मीटर होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि यह जो है चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य घटक है। और अगर आप लोग बिहार स्पेशल पढ़ते होंगे तो रोहतास में जो है चूना पत्थर की अधिकता है, और इस कारण से आप लोग देखिएगा तो वहां पे सबसे ज्यादा जो है सीमेंट इंडस्ट्री वहां पे पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक तत्व के समस्थानिक, तो इसमें अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को समस्थानिक का अगर पता होगा तो इसमें क्या है कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और यही अगर समभारिक हो जाएगा तो इससे रिवर्स हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन उसमें जो है परमाणु संख्या वो है वो समान हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था जो है एक साथ रह सकती है तो कहलाता है, तो उसको त्रिक बिंदु बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो बॉक्साइड हो जाएगा। और इसके अलावा भी एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क हैं, जैसे कि कोरंडम है, क्रायोलाइट है, डायस्पोर है। इसके अलावा गैलेना को आप लोग को पता ही है कि गैलेना लेड या सीसा का अयस्क है, वही कैलामाइन जो है यह जिंक का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो इसमें जो है क्षारीय, आपको पता है कि क्षारीय विलयन का मान जो है हमेशा 7 से अधिक होगा। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 7 जो है वो उदासीन होता है, और 7 के बाद जो है वो क्षारीय, और 7 से पहले अम्लीय गुण पाया जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें पहला ही विकल्प जो है वह गलत हो जाएगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसमें भी गलत बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वह जो है गलत कथन है कि एक्रेलिक को
कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो उसकी क्रिस्टल संरचना अलग है। फिर आपको पता है कि हीरा जो है वो सबसे ज्यादा कठोर है, और विद्युत चालकता दोनों की असमान होती है। तो ये सारा ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ए बी सी। तो इसलिए डी हमारा सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो ये आप लोग को पता है कि इसमें जो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के अलावा इसमें प्रोपेन भी पाया जाता है, और दोनों ऑप्शन में है, इसीलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी मिट्टी की जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है तो उसको बोला जाता है परासरण। और परासरण के बारे में मैं बता दूं कि यह जो है वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो कम गाढ़ा विलयन है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो ज्यादा तनु तनु विलयन है, उसका अणु जो है वो अधिक गाढ़ा या अधिक सांद्र विलयन की ओर जो है उसके अणुओं का गति, वो परासरण कहलाता है। और इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल याद रखें तो किशमिश जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग उसको पानी में जैसे ही रखेंगे तो किशमिश फूल जाएगा। और किशमिश जो है वो आपको पता है कि वो जो है उसमें गाढ़ापन अधिक होता है, यानी कि उसमें पानी का रेशियो कम होता है। और अगर पानी देखें तो आपको पता है कि वह जो है कम सांद्रता वाला द्रव है। तो इसलिए जो है पानी जो है किशमिश की ओर पानी जो है उसके अंदर चला जाता है, तो वो अच्छा एग्जाम्पल है परासरण का। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है तो वह जो है वह बैक्टीरिया की मदद से। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो अपघटन की प्रक्रिया के तहत जो है अपशिष्ट को मतलब अपशिष्ट को जो है वो खत्म करके उसको उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो है खाद वगैरह बनता है तो उसमें बैक्टीरिया का अहम रोल है, आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा अगर देखें तो वर्तमान में क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन के नए नए तरीके जो हैं वो अभी सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें से अगर आप लोग को पता हो तो लैंडफिल मेथड है या पायरोलिसिस है। तो ये सारा ही जो है वो अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि आपको पता है कि रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही अगर दिन में देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो लोग यानी कि पौधे पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से। और कीट भक्षी पौधे में आपको पता होगा जी, जैसे नेपेंथिस है, फिर बीनस फ्लाई ट्रैप है, ड्रोसेरा है, या यूट्रिकुलेरिया है। ये सारा ही जो है वो कीट भक्षी पौधे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें दिया गया है कि तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो इसके अलावा जो है वो भोजन के भंडारण में भी मदद करेगा, फिर पौधे को आकार देने में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी। इसलिए ऑप्शन ई जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होने चाहिए, तो आरएच फैक्टर में भी। तो ये आप लोग को पता है कि जो ए बी हमारा ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है, और ओ जो है ओ निगेटिव, यह जो है सर्वदाता ग्रुप होता है। और ये निगेटिव और पॉजिटिव का जो साइन है ना, ये आर एच फैक्टर को दर्शाता है। और आर एच फैक्टर आपको पता होगा कि यह जो है एक रीसस नामक बंदर पे एक देखा गया था कि उसके जो है ब्लड में एक डिफरेंट कंपोनेंट पाया गया, तो जिसको वैज्ञानिक के द्वारा उसको आर एच फैक्टर नाम दिया गया था। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि पीयूष या प्यूटेटरी ग्रंथि जो है वह स्थित होती है। तो आप सभी को पता है कि यह मस्तिष्क में स्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि यह जो है अन्य जितने भी ग्लैंड है वो इसके जो है दिशा निर्देश बोल सकते हैं, या इसके अंडर में जो है वो कंट्रोल होते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में
किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाराध्वनिक तरंगों का, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें कि गामा है, जिसकी खोज आपको पता है कि पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया। फिर एक्स किरण है जिसकी खोज रोंटगेन, वही यूवी किरण की खोज रिटर, और जो दृश्य है उसका न्यूटन, और अवरक्त का हर्शेल। और इसके अलावा देखें तो जो हमारा रेडियो तरंग है उसमें लघु रेडियो तरंग की खोज जो है हेनरी हर्ट्ज के द्वारा, और दीर्घ तरंग की खोज जो है यानी कि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मरकोनी के द्वारा किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इस किरण का खोजकर्ता और इस किरण का जो है यूज है वो भी पूछा जाता है, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है कि सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, तो यह आप सभी को पता है कि ए बी जो है वो एक्सेप्टेबल, यानी कि इसको जो है ए बी और ए बी कोई भी इसको ब्लड दे सकता है, यह सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। वहीं अगर ओ निगेटिव को देखें तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता है, यानी कि ये सभी को ब्लड जो है वो दे सकता है। और इसका कारण आप लोग को पता होगा, क्योंकि जो हमारा ए बी है उसमें एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले में, और ओ निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है इसमें इसमें एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो है इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि निमोनिया जो है एक संक्रमण है, तो यह जो है फेफड़ों का, यानी कि इससे क्या होता है कि हमारा जो फेफड़ा है वो संक्रमित होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि कोविशील्ड जो है भारत का कोविड वैक्सीन, जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह किसके द्वारा निर्मित है? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि अटल सुरंग जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि यह जो है 9.02 किलोमीटर लंबाई की थी, और उस टाइम जो है यह करंट का पार्ट था। आगे दिया हुआ है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो मिलाया गया है 2017 में, और यह मिलाया गया है विवेक देवराय समिति के रिकमेंडेशन पे। और आपको पता होगा कि 1924-25 में जो है एक वर्ष समिति के सिफारिश पे रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है कि इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। और यह जो है इसकी समय सीमा थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति इन 3 देशों से आए थे और वह अल्पसंख्यक होने चाहिए। आपको पता है तीनों देश जो है मुस्लिम बहुसंख्यक वाला देश है, तो यानी मुस्लिमों को छोड़ के अलग जितने भी समुदाय के लोग हैं वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे धार्मिक उत्पीड़न के कारण, तो उनको भारत में जो है नागरिकता प्रदान करने के लिए यह लाया गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वह संदर्भित करता है। तो आपको पता है कि इसके तहत जो है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये आपको पता होगा कि लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास 3 यूटी ऐसे हैं जिसकी अपनी विधानसभा है। एक तो जम्मू कश्मीर है, और दूसरा दिल्ली है, और तीसरा पुदुचेरी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो संदेश झिंगन, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था 1 फरवरी 2019 से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो ये भी आपको पता है कि भाला फेंक में जीता गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 19 पदक जीता गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 अगस्त 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो यह मेजर जनरल
क्रिस था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फिर है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, तो ये आपको पता है डसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। फिर है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच जो झड़प हुई थी तो वह कब हुआ था, तो यह हुआ था जून 2020 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, तो यह इजराइल में विकसित किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था, तो यह 1 जनवरी 2021 है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, तो ये आपको पता है कि यह रूस के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि वर्तमान में, यानी कि अभी जुलाई 2025 चल रहा है, तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें कोई भी नहीं आए थे, इसीलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर है। और अगर हम लोग देखें तो जो 2025 का गणतंत्र दिवस था तो इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे टीएस त्रिमूर्ति थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर था। लेकिन अगर अभी वर्तमान में देखें तो पी हरीश, यानी कि पर्वत नेनी हरीश जो है यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो आपको पता है कि गोपालगंज में जो है 1021 महिलाएं हैं, जो कि 1000 पुरुष पे 21 महिलाएं जो है वो ज्यादा हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 1913 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और आपको पता है कि 1911 में बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए जो है दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था, और 1 अप्रैल 1912 से जो है बिहार जो है बंगाल से पूर्णतः अलग हो गया। और इसके अलावा अगर आप लोग को पता हो तो 22 मार्च से जो है इसमें बिहार दिवस इस तिथि को मनाया जाता है, और उसका कारण है कि इसी दिन बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, तो इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और यह 2010 से मनाया जा रहा है, तो ईयर भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है कि बिहार से रश्मि कुमारी, एक तो रश्मि कुमारी जो है वो अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था, तो यह जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी उसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 38। और इसके अलावा 2 सीट जो है वह एसटी के लिए रिजर्व है, और ये 2 सीट जो है एक तो मनिहारी और दूसरा कटोरवा, तो ये 2 क्षेत्र हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2006। और यह जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ही दिया गया था महिलाओं को 50% आरक्षण, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो वर्ष 2000, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो कौशल और उद्यमिता विकास, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। फिर है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो इसमें 7 विभाग शामिल है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, तो यह खगड़िया जिला से शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन डी जो है वह सही था।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है। तो आपको पता है कि जो लोथल है यह साइट गुजरात में है। और अगर देखें हड़प्पा कालीन सभ्यता में तो लोथल जो था उसका बंदरगाह था, यानी कि हड़प्पा का बंदरगाह। और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, ये भी आप लोग को पता ही होगा। और राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा कालीन साइट है, और भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा साइट है वह राखी गढ़ी ही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसके अलावा देखें तो जो राज प्रथम थे इन्हीं के द्वारा है तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाकश्यप। वहीं अगर द्वितीय की बात करें तो सुबुकामी, तृतीय मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ के वसुमित्र थे। तो ये भी आप लोग बौद्ध संगीति 4 है तो उसको याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि कीर्ता अर्जुनियम जो है पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये आप सभी को पता होगा कि यह जो है भारवी के द्वारा लिखा गया था। और भारवी जो थे वह शिव विष्णु जो शिव विष्णु थे पल्लव राजा उनके दरबारी कवि थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा अगर देखेंगे तो शूद्रक का जो है मृच्छकटिकम है, कालिदास का तो बहुत सारा पुस्तक है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। वहीं भट्टी का जो है भट्टी काव्य के नाम से इन्होंने एक काव्य की रचना की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। तो आपको पता है कि यह जो है इल्तुतमिश इल्बारी के द्वारा पूरा करवाया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। और यह जो बनवाया गया था यह जो सूफी संत थे बख्तियार काकी की, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। और इसका जो 4 महल का फ्लोर है वह तो बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और 5वां महल इसमें जो है जो वो जोड़ा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है कि हरिहर और बुक्का जो थे इन इन दो भाइयों के द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है सबसे प्रतापी राजा जो विजयनगर साम्राज्य के माने जाते हैं वह कृष्णदेव राय। और आपको पता ही होगा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि का एक समूह रहता था जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। और यही अगर अष्ट प्रधान की बात करेंगे तो शिवाजी के दरबार में जो 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी तो उसको अष्ट प्रधान बोलते थे। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉम्स रो भारत आया था। तो आपको पता होगा कि जहांगीर के शासन काल में सर टॉम्स रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे, जिसमें सर टॉम्स रो जो है इनका आगमन 1615 में हुआ था और ये 3 साल रहे थे, यानी कि 1618 तक। और यह जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आए थे। और इनको जो है जहांगीर के द्वारा जो है वह व्यापार करने की छूट या अधिकार पत्र जो है वो दिया गया था। और इससे पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे, और कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अबुल फजल के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अकबरनामा भी अबुल फजल की ही लिखी हुई पुस्तक थी, और यह अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से शामिल थे अबुल फजल, इसके अलावा फैजी और भी बहुत सारे लोग थे। और अबुल फजल के बारे में मैं बता दूं कि इन्हीं के द्वारा जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया था अनवरे सोहली के नाम से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो आपको पता है कि जो भू राजस्व की जो 3 प्रणालियां हैं उसमें जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी था। और रैयतवारी ये लागू किया गया था मद्रास और बम्बई में। तो मद्रास और बम्बई दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर हम लोग देखें तो भूमि राजस्व का जो 3 प्रणाली था वह उसमें जमींदारी प्रथा जो थी यह लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा लाई गई थी 1793 ईस्वी में। इसमें परमानेंट कर दिया गया था। और फिर बाद में जो है रैयतवारी लाया गया था टॉमस मुर्नो और कैप्टन रीड के द्वारा। और महालवारी लाया गया था मार्टिमम बर्ड और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि रैयतवारी जो है
पूरे भारत के लगभग 51% क्षेत्रफल पर, यानी सबसे ज्यादा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था ही भारत में लागू था। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो उसमें है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था? तो ये आपको पता है कि यह वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसके अलावा अगर देखें तो वीडी सावरकर का ही मित्र मेला नाम का संगठन था, जो आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनकी देखेंगे तो दो पुस्तक या पत्रिका जो भी कह लें आप, मराठा और केसरी था। और दादा भाई नौरोजी को आप सभी लोग जानते हैं कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और इनकी एक बहुत फेमस सी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह जो थी एनी बेसेंट थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनके द्वारा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसके अलावा देखें तो सरोजिनी नायडू जो थी, यह प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इनके द्वारा 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और यही 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा किया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 3 महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये आप लोग को पता है कि यह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है लाया गया था। और इनकी एक पत्रिका का नाम आप सभी को पता है कि मूक नायक जो है इन्हीं की पत्रिका थी। और इनके अलावा इन्होंने बहुत सारा पुस्तक लिखा है, जिसमें से जैसे एसेज ऑन भागवत गीता है, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स है। फिर इसके अलावा है अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, फिर द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स, तो ये सब भी है, इन्हीं की पुस्तक लिखी हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इनके द्वारा जो है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्षता के पद से जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जयप्रकाश नारायण को 1942 में हम लोग जानते हैं आजाद दस्ता के गठन के लिए, और साथ में 1975 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति के द्वारा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण देश के व्यक्तियों को इन्होंने आह्वान किया था। और फिर इसके अलावा इनको लोकनायक की उपाधि भी दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो आपको पता है कि उस टाइम पे जो है मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे वो मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो लियाकत अली खान के पास जो था वित्त मंत्रालय था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और बाद में जब स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ, तो उस टाइम पे जो वित्त मंत्रालय है वह आर के शानमुखम शेट्टी के पास था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 4 भाई बहन थे, जिसमें सिद्धू कान्हो चांद भैरव और 2 और बहनें थी फूलो और झानो, इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। और यह जो है भागलपुर से लेके जो राजमहल की पहाड़ी तक का जो क्षेत्र था, जिसको दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था, वहां पर इस विद्रोह को जो है अंजाम दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन उस टाइम पे हो रहा था, तो उसी टाइम पे इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, आपको पता है कि आजाद दस्ता का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया और इन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे जो संविधान सभा थे उसके अस्थायी अध्यक्ष भी थे, और साथ में अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के बाद जो गठित पहला मंत्रिमंडल था, तो उसमें इनके पास जो है खाद्य और कृषि मंत्रालय था, तो ये भी याद रखिएगा। और फिर जब संविधान बन के तैयार हो गया और 1952 में जब पहला चुनाव किया गया, तो उनमें इनको राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध को।
और आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, जहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और इसके अलावा अगर देखिए एडिशनल फैक्ट में, तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में गठित हुआ था, तो वह गठन किनके द्वारा किया गया था? तो हम सभी को पता है कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, इसलिए ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और फिर यही देखें तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी, और यह बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसमें जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि सासाराम में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा देखेंगे तो शेर शाह का जो है इन्हीं के द्वारा 1541 ईस्वी में पटना की स्थापना की गई थी, यानी कि पाटलिपुत्रा का नाम इन्होंने पटना रखा था। इसके अलावा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना भी शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे दिया हुआ है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो वह संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए वेगनर के द्वारा। आगे अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो सुमात्रा द्वीप के समानांतर। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो है किस कारण होता है? तो ये हम सभी को पता है कि यह बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? तो लेबनान के साथ, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह किसका खनिज है? तो यह खनिज जो है टाइटेनियम का है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला जो दिया हुआ है कि अधिकांश हिमालयी नदियां जो हैं 12मासी है, और जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि हिमालयी नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो अधिक नहीं बल्कि कम क्षरण करती है, क्योंकि हिमालयी नदियां जो है वह युवा नदी के श्रेणी में आता है, और इसके बहाव में भी आप देखेंगे तो हिमालयी नदी के तुलना में इसके बहाव में गति ज्यादा है, और यह जो है अपने रास्ते में आने वाले जो भी पर्वत है उसको काटते हुए आगे जाती है, तो क्षरण भी इससे जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है कि केवल एक और दो सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो यह जियो सिंक्लाइन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसके रूप में जो है वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो वूलर झील जो है यह मीठे पानी की झील है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा चिल्का, सांभर और लोकटक जो है यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शनि का। और इसके अलावा देखें तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह वाला ग्रह है वह शनि ही है, और टाइटन जो है इसका उपग्रह है, तो ये भी आप लोग को पता होगा।
नेक्स्ट में दिया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता जो है, यहाँ लौह अयस्क जो है वो निकाला जाता है या खनन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो यह कृष्णा और गोदावरी से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलीन के संबंध में सही है। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि एस्कर जो है क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीर है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ड्रमलीन जो है यह ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अंडे की टोकरी असलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो यह जो है एस्कर की नहीं बल्कि ड्रमलीन की विशेषता है, तो तीसरा जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि जबकि एस्कर जो है ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलीन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो चौथा सही है। इसका मतलब तीसरा को छोड़ के सारा ही ऑप्शन सही है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो झारखंड में, ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। फिर आगे है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो आपको पता है कि गया में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। फिर है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको पता है कि इसके संगम पे, यानी कि सोन और गंगा के संगम पे पटना बना हुआ है, तो इसीलिए पटना जिला जो है वो इसके संगम पे स्थित है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे है दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो यह जो है छोटा नागपुर की पठारी से निकलने वाली नदियां हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांवर झील, और यह बेगूसराय में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार में भी दो और को रामसर साइट अभी घोषित किया गया है, नागी और नकटी को, तो टोटल 3 रामसर साइट जो हैं वो अभी वर्तमान में बिहार में है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह गया में पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखेंगे तो गया में ही रामशिला, फिर प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी पर्वत इत्यादि गया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो ये आपको पता है कि उत्तर पश्चिम वाला जो कृषि जलवायु क्षेत्र, आपको पता है कि बिहार जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में उसको बांटा गया है। और उसको हम लोग अगर इस तरीके से देखें तो ये पहला जलवायु क्षेत्र है उसका, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र, ये दूसरा, और ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकेंड के रूप में बांटा गया है तीसरे जलवायु क्षेत्र में। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है जिला 13 जिला, और इसमें फिर 11, और इसमें 8 जिले, और इसमें 6 जिले, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट जो है इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यानी कि 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसमें कौन सा सूची जो है उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रामीण खेल, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय को रखा गया है, वहीं 12वीं जो कि नगर पालिका से संबंधित है उसमें टोटल जो है 18 विषय रखा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं। तो कोई भी मांग जो है वो संसद में इसके तहत जो है पेश नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और 112 के तहत आपको पता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि जनरल भाषा में बजट बोलते हैं, संविधान में उसका उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन इसमें जो है जो पूछा था तो उसमें ई सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो ये आप सभी को पता है 1953 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से
नहीं चुने जाते हैं। तो इसमें देखेंगे तो उद्योगपति जो है इनका कोई रोल नहीं होता है। वहीं स्थानीय निकाय, फिर शिक्षक, फिर स्नातक, फिर राष्ट्रपति के द्वारा, फिर जो राज्य की विधायिका के द्वारा, वो सारे ही इसके द्वारा यानी कि इन निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है विधान परिषद का सदस्यों का चुनाव होता है। ये आप लोग को पता होगा। आगे है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि विभाजन प्रणाली जो है यह नीति क्रियान्वयन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो यह जो है अधीनस्थ विधान पर समिति, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि एक तो नियमित कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा, और दूसरा है इसमें कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। यह दोनों ही जो है भारत में कानूनी प्रक्रिया के तहत शामिल है, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में, और यह 1971 में यहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी भारत के जो द्वितीय लोकपाल बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अजय मानिकराव खानविलकर को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो पहले थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो यह जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो हमारे जो सुदीप्तो मुंडले थे यह उसके सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन कौन से लोग थे, तो उसमें अजय नारायण झा, फिर उसके अलावा डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहेरी, डॉक्टर रमेश चंद्र इत्यादि थे। और इसके अलावा वित्त आयोग का जो गठन का प्रोविजन है आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, ये भी आपको पता है। और 15वें वित्त आयोग के जो सचिव थे वह अरविंद मेहता थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में अभी 16वें वित्त आयोग के गठन का जो है वह प्रोविजन किया गया है, और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगरिया को बनाया गया है। और इनके सदस्य में जो यानी पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें जॉर्ज मैथ्यू हैं, फिर निरंजन पांडा, फिर अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, ये सारे ही हैं। और इसके अलावा इसके सचिव जो हैं ऋत्विक रंजनम पांडे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल में ही केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को किस मान से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे तो 74% था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसको 100% तक कर दिया गया है, इसलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो इसका आकलन जो है 6.8% किया गया था बजट 2021 के अनुसार। लेकिन अगर 2025-26 के बजट के अनुसार देखें तो 4.5% से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसका जो है 4.4 तक का जो है रहने का अनुमान है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संसूचक जो है किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो यह जो है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कितना वृद्धि है इसके द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो यह जो है 2020-21 से 2024-25 तक, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इनमें कोई भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन लोग होते हैं, तो आपको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, फिर जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं वो, फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और यूटी के अगर सीएम है तो, और नहीं तो
जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं वो, और उसके अलावा जो है योजना आयोग के मेंबर। तो ये सारे जो हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा या फिर उसके सदस्य होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में समिति है, सूची 2 में वो समिति किस कारण से गठित हुई थी, किस विषय की जांच के लिए, तो वो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन ये डिवाइड है, इसीलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कमेटी जो है ये किस कारण से गठित किया गया था। सबसे पहला है सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग आप लोग को पता है कि केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए लाया गया था, और यह लाया गया था 1983 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर दूसरा है सी रंगराजन समिति, और ये आपको पता है कि गरीबी की माप के लिए लाया गया था। तो ये जो है ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो आगे दिया हुआ है पारेख समिति, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और नरसिम्हन कमेटी जो है यह लाया गया था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन 3124 का है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के आरोही क्रम को चुने, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को चुने। तो हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर यूपी और फिर पश्चिम बंगाल। यानी देखें तो पश्चिम बंगाल में चावल जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर यूपी में, फिर पंजाब में और फिर आंध्र प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो नहीं, संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, और इसका वर्णन आर्टिकल 280 के तहत है, तो इसीलिए पहला गलत है। दूसरा हमारा यहाँ दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग स्थापित किया गया था, तो ये सही है। फिर है वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश से प्रकृति में केवल सलाहकारी है, तो ये भी सही है। फिर है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, तो नहीं, ये 50 में नहीं बल्कि इसका देख लें तो हम जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो ये भी याद रखिएगा। तो हमारा चौथा नंबर भी गलत है, 2 3 केवल सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अब आगे हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट में कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स यानी कि बीएनआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर वेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि बीएनआई के सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि बीएनआई जो है 26 संकेतक पर आधारित है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें 26 संकेतक ही शामिल हैं। और वही है कि बीएनआई में 6 आयाम होते हैं, तो ये गलत है। पहला और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो कृषि यंत्र बैंक, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था, तो इसमें कोई भी मान जो है इनमें से नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बेसिक उस टाइम पे देखें कि बिहार का जो उस टाइम वैल्यू क्या था, यानी कि एचडीआई में बिहार का जो मान था, तो वो 0.53 था, यानी कि 0.53 ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए ऑप्शन ई जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि वर्तमान में जो है एचडीआई में इंडिया का अभी क्या कंडीशन है, तो इंडिया एचडीआई में अभी जो है 130वें नंबर पे है 193 देश में, और इसमें जो टॉप पर है वो आइसलैंड है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रत्येक वर्ष लाया जाता है, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है 2025 में इसमें पहले नंबर पे तो आइसलैंड था और लास्ट नंबर पे साउथ सूडान है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा दिया हुआ है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो यह जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 22,511 करोड़। और चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा
और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 6 और 6 से ऊपर वाले क्लास के बच्चे जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन ई उसका आंसर है। आगे दिया हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना प्रतिशत जो है हिस्सा प्राप्त होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 4.12%, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आपको पता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और 1913 में यह लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है यानी कि जो गदर पार्टी है इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाला लाजपत राय हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और फिर इनकी जो अलग पुस्तक भी देखें, यानी कि इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, एक तो है द मैसेज ऑफ भागवत गीता और छत्रपति शिवाजी, और इसके अलावा इंग्लैंड डेप टू इंडिया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर ने। और इनके अलावा टीपी सप्रू भी थे जिनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और इनके साथ आनंद मोहन जो थे वो भी शामिल थे, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और हिटलर के द्वारा ही इनको जो है सबसे पहले नेताजी बोला गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे में कौन संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्य सेन। और आपको पता है कि ये पेशे से शिक्षक थे, इसीलिए इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा जो है 1930 में जो है चटगांव पे हमला किया गया, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया था। और फिर बाद में इनको अंग्रेजों के द्वारा जो है इन्हें फांसी दे दी गई। और अगर इनके द्वारा बोले तो इनके द्वारा जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आपको पता है कि ये इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, और सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता देवी चौधरानी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी की एक जो पुस्तक है आनंद मठ, इसी में वंदे मातरम गीत जो है यहीं से लिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई है। तो इसमें क्रिप्स मिशन का आगमन जो है इन सारे ही घटना में सबसे पहले हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और आपको पता है कि इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का जो लक्ष्य रखा था वो यहीं पे रखा था। और इनके द्वारा जो है इस दिन तिरंगा जो है वो रावी नदी के तट पे जो है तिरंगा फहरा के इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया। और प्रत्येक 26 जनवरी को इन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाने का संकल्प भी उसी दिन लिया था। और यही वजह है कि 26 जनवरी को संविधान जो है हमारा लागू हुआ था, वो इसी इतिहास के स्मरण के रूप में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया जो हैं यह चंपारण सत्याग्रह से नहीं बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो भूमिगत रेडियो संचालन से इनसे संबंधित थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो बिहार के जगदीशपुर से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और इनके द्वारा जो है दीपावली की रात को अपने दोस्तों के साथ हजारीबाग जेल से दीवार फान के भाग गए थे, और फिर नेपाल जाके इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इनके द्वारा जो है जेल में रहते हुए अध्यक्षता की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये आप सभी को पता है कि इनके पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। अब इसके बाद जो है 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और अगर नहीं सॉल्व हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें 141 का जो है आंसर 6 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। फिर है 142, तो इसका आंसर जो है 17 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर है 143, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 628 और 372। फिर यहाँ दिया हुआ है 144, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 यानी कि ऑप्शन सी। फिर है 145, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फिर है 146, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 147, तो इसका आंसर डी यानी कि 24 मीटर। फिर है 148, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर है 149, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर, सॉरी। फिर आगे दिया हुआ है 150, इसका आंसर ए हो जाएगा 1। तो इस तरीके से जो है हमने जितना भी क्वेश्चन है वो सारा ही हम लोगों ने बीपीएससी 67 का वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप लोग पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।